दोषों के आधार पर कफ, पित्त और वात को समझते हुए हम लोगों ने किसको समझा था? वायु के बारे में हम लोगों ने कल जानने का प्रयत्न किया था कि वायु क्या है और उसको कैसे हम, वात दोष के बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी कल प्राप्त किया था। आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था उसका नोट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे पित्त के संदर्भ में, तो आज के जो क्लास है उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके एंड से ना हो, है ना। तो जो हमने जो श्लोक बताए थे, कोई बताएंगे जरा पित्त का ये श्लोक जरा कोई पढ़ के सुनाएंगे मुझे? कौन पढ़ेंगे? सस्नेह मुक्षणम तीक्ष्णम चिद्दर्भ अम्ल सरम कटु। सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। ये पित्त का स्वभाव है, इसको याद करना है आप लोगों ने। द्रवम अम्लम, जब पित्त शरीर में अधिक बढ़ता है या शरीर में जब रस का अधिक पाक होता है किसी भी रस का, तो अधिक होने से जो पित्त का प्रभाव है वहां अम्ल यानी खट्टा रस दिखेगा। बाकी पित्त का जो स्वाभाविक जब सम प्रकृति में पित्त होता है तो पित्त कटु रस वाला होता है ना, द्रवम कटु। तो सस्नेह, कल परसों हमने बात किया था, सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। अब हम जानेंगे सस्नेह, स्नेह क्या है? ये स्नेह यानी पसीना, पसीना निकलने की क्रिया, जिन्हें हम चिकना पदार्थ बोलते हैं, जिन्हें हम जल भी बोल सकते हैं। शरीर में जल, जो जल तत्व है उसके अंदर भी पित्त का प्रभाव होता है। जब आप संस्कृत पढ़ने के लिए जाओगे, दर्शन को पढ़ने के लिए, तो दर्शन में एक शब्द आता है कि लकड़ी के अंदर अदृश्य रूप में अग्नि का वास होता है। जल के अंदर भी अदृश्य रूप से अग्नि का ही वास होता है। जल, लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेती है। उनका मानना है कि लकड़ी के अंदर आग रहता ही है, पत्थर तो ऐसे नहीं जलता। लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो अंदर दीप्यमान रहता है, बाहर के संयोग होने पर वो जलता हुआ दिखता है, वो जल जाता है। अंदर के जो अग्नि है वो बाहर प्रकट हो जाती है। जल में भी अग्नि है, जल महाभूत में भी जो तेज अग्नि है, तेजो अग्नि, वो जल में भी विद्यमान है, लेकिन वो वैसा नहीं जैसे लकड़ी के अंदर आग स्पष्ट दिखता है, वैसे नहीं है वो अग्नि। वो तेजो रूपा अग्नि है, वो दिखता नहीं है। एक तो व्यक्त रूप और एक अव्यक्त रूप अग्नि का स्वरूप माना गया है। तो जो लकड़ी में जो आग है, संयोग होने से दिखता है जलता हुआ, उसे हम व्यक्त रूप अग्नि बोलेंगे। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे है जो व्यक्त और अव्यक्त की अवस्था में होते हैं। जैसे बिजली के अंदर करंट है लेकिन वो अव्यक्त रूप में है, बल्ब में भी करंट है, वो व्यक्त रूप में है। लकड़ी में आग है, वही पित्त ही है, लेकिन वो व्यक्त रूप में है। अव्यक्त था, आग लगने से वो व्यक्त। लेकिन पानी अग्नि के संपर्क में हीट होता है, तेज दिखता है,
गर्मी तो होती है लेकिन दिखता फिर भी नहीं है। तो जल में जो अग्नि है वो अव्यक्त अवस्था में है। उस पित्त में, जो पित्त है जिसके बारे में अभी हम जिज्ञासा कर रहे, चर्चा कर रहे, उसमें जल महाभूत, पित्त में जल महाभूत है। पित्त में जल महाभूत रहता है। ये पित्त वात और कफ को हरण करने वाला होता है। पित्त में जो स्नेहपन है, हम अभी बात कर रहे हैं सस्नेह। पित्त के बहुत सारे अस्त्र है। कौन कौन से अस्त्र? अभी अपने ऊपर हमने सस्नेह पित्तम उष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु कह करके जो बताया, वो सभी शस्त्र है, अस्त्र है पित्त के। किसी व्यक्ति के शरीर में अपने उन अलग अलग शस्त्रों से वो गति करेगा, कर्म करेगा। उन शस्त्रों का अच्छा भी कार्य है और अगर ज्यादा हो जाए तो बुरा भी कार्य है, वो अपना कुछ कर सकता है। तो पित्त में जो स्नेह है वो अच्छा क्या करेगा? आपके शरीर में क्या करेगा? शरीर को स्मूथ बनाएगा, ये फ्लेक्सिबल बनाएगा। हम कहते हैं ना, वाह कितना बढ़िया फ्लेक्सिबल शरीर है इसका। जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो योगासन वगैरह करते, कैसा शरीर होता है उनका, इधर मुड़ेंगे उधर मुड़ेंगे, फ्लेक्सिबल शरीर। ये फ्लेक्सिबल उनके शरीर में कहां से आया? यह पित्त के स्नेह गुण के वजह से आया। अगर किसी में टाइटनेस ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें रुक्ष गुण तो बड़ा है, कल परसों हमने बात किए थे। कफ के गुरु गुण भी बड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन साथ में हमें यह कहना होगा कि पित्त का स्नेह गुण कम हो रखा है। तो स्नेह हमारे शरीर में फ्लेक्सिबल को लाता है। जो स्नेह है वो वायु का हरण करता है लेकिन कफ को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। पित्त में जो स्नेह गुण है वो कफ के साथ जुड़ करके कार्य करती है। ये शरीर में क्लेदन का काम करता है, यानी चिकनाहट पैदा करने का काम करता है। गीला, शरीर में गीला होने के लिए जो व्यवहार होता है वो कफ के भी और पित्त के भी स्नेह, यह जो है स्नेह गुण के बदौलत होता है। पित्त किसी व्यक्ति को जो ताकत देता है, कहते हैं ना भाई पित्त कम होने से बंदा बड़ा कमजोर होता है, इसी स्नेह गुण की कमी होने से होने वाली चीज है। तो वर्ण, आपके चेहरे में रौनकता पित्त जो देता है वो इसी स्नेह के वजह से देता है। बल शरीर में वो इसी स्नेह के बदौलत देता है। जैसे आप जब घी का सेवन करेंगे, स्नेह कहां मिलेगा? तेल में मिलेगा, घी में मिलेगा। सभी घी और सभी तेल में नहीं मिलता। क्या है स्नेह? आप बाजार में जाओ और वहां जो समोसा जिसमें जिस कढ़ाई में पकाते हैं, वहां पर जाकर के आप वो पता नहीं कितने दिनों से एक ही तेल से समोसा तले हुए रहते हैं। जाके उंगली लगाओगे, ऐसा करके देखोगे तो वहां आपको चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मगर तेल तो तेल ही है वो। घर में, आपके घर में सरसों का तेल में जाकर के अब थोड़ा सा देखिए जरा, उसमें एक अलग सा चिकनाहट आपको दिखेगा। वही स्नेह है, वो पित्त के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। उस तेल में पकाया हुआ समोसा भी शरीर में हानिकारक नहीं करता। समोसा हानिकारक नहीं है, बशर्ते घर पे बनाया जाए, क्योंकि बाजार में तो स्नेह से रहित तेल में समोसा तला जाता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी हम घर में प्रयोग करते हैं, बढ़िया अगर आप चक्की से तेल निकाल करके ले आते हो, चाहे वो घी हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे सरसों, कोई भी हो,
वह प्रयोग करने योग्य होता है क्योंकि उसमें स्नेह होता है। स्नेह यानी चिकनाहट। अब दूसरा आता है उष्ण। पित्त में एक है स्नेह, दूसरा है उष्ण। उष्ण यानी गर्म, जो अग्नि महाभूत वाला है। यह वायु और कफ को हरण करता है। ठीक है। उष्ण गुण बढ़ने से स्वेदना, इससे शरीर में पसीना आता है। मूर्छा, तृषा, जलन, ये सभी चीजें पित्त के इसी शस्त्र के बढ़ने से होता है, उष्ण के बढ़ने से होता है। आपके सामने कोई व्यक्ति आया, कहने लगा कि सर मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, तो समझ लो चक्कर आने का मतलब क्या है कि इसके पित्त की उष्मा यानी जो गर्मी है वो बढ़ा हुआ है। उस गर्मी में स्नेह नहीं है, उस गर्मी में स्नेह नहीं है, चिकनाहट नहीं है। चिकनाहट वाला है ना पित्त की गर्मी। पित्त का गर्मी वैसा नहीं है, ड्राई वाला गर्मी नहीं है, चिकना वाला गर्मी है। उसमें अगर चिकनाहट तो नहीं है, अकेला गर्मी है, तो वो गर्मी फिर व्यक्ति को क्या करेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। तो तुरंत हमें ऐसा कुछ देना होगा, थोड़ा चिकनाहट पैदा हो जाए शरीर में, उस शीत उस उष्ण को कम करने की प्रयास करनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरे नंबर में आता है तीक्ष्णम। तीक्ष्णम, तीक्ष्ण यानी तेज। पित्त गरम है, उष्ण यानी गरम है, चिकना है और तेज है। हर गरम तेज नहीं होता, हर चिकना गरम और तेज नहीं होता। तो पित्त के संदर्भ में यह तेज अग्नि महाभूत है। जो ये तेज है वो कफ हर है, पित्त को करने वाला है। यह जो तेज है वो शोधन कर्म के लिए, अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है, ध्यान देना, तो हम पित्त को बढ़ने वाली दवाई देंगे, लेकिन ऐसा दवाई जो पित्त के उष्मा के साथ साथ उसके तेज को भी बढ़ाए। जैसे चित्रक है, चित्रक मूल, उसमें ये तेज गुण भी है। ठीक है जी। तो तेज अग्नि, अग्नि महाभूत है, यह शोधन कर्म करता है जी। जितने भी किसी के डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, या ऐसा कुछ भी जो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य ने शरीर को घेरा हुआ है, तो ऐसे में उनको शोधन करने का जो कार्य जो पित्त करता है वो अपने इसी तीक्ष्ण गुण के बदौलत करता है। अब आगे द्रव के बारे में बताया गया है। द्रव यानी तरल। तरल पित्त जो है उसी अपने वही द्रव रूप के वजह से ही शरीर में कार्य। जैसे हमने बात किया था सर, सरम, सर यानी खिसकना, फैल जाना। जैसे लिकोडर्मा हो गया, एक्जिमा हो गया, शीत पित्त बोलते हैं जिन्हें, तो वहां पर जो चीजें आपको दिखेगा वो क्या है, वो सर है। तो पित्त जब कहीं शरीर में कार्य करती है तो सर अवस्था में करती है। आप लोगों ने देखा होगा ना लिकोडर्मा के जो जो घाव जैसा जो बनता है, जो छत्ता जैसा जो लगता है, वो कैसा ऐसा करके फैल करके जाता है, तो वो सर है वो। कटु, अम्लम, यह खट्टा है। खट्टा तब है जब यह पित्त अधिक बढ़ता है, पित्त के अग्नि बहुत ज्यादा तेज हो जावे, या कोई चीज एक बार पकने के बाद दोबारा पकने के लिए आ जाए, तो वहां पित्त अब जो है अपना खट्टा रस निकालेगा। यह कटु है। कटु यानी तीखा। विदग्धम चामलमेव च, विदग्ध अवस्था में, जला हुआ अवस्था में अम्ल यानी खट्टा हो जाता है, अदरवाइज कटु होता है। पित्त को सत्व गुणी बताया गया है। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति बड़ा सत्व गुणी होता है, वो बड़ा धीर प्रकृति वाला होता है, निडर होता है, किसी से ना डरने वाला ऐसा होता है। प्राकृत अवस्था में नीला या पीला इसका रंग होता है, और विकृत अवस्था में यह हरा रंग वाला होता है। जो पित्त है विकृत अवस्था में हरा रंग वाला होता है। पित्त जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा जब बढ़ता है पित्त, अथवा
पित्त की जो स्थिति है, जो अग्नि महाभूत शरीर में जब बढ़ता है तो क्या होगा? थकावट, बहुत ज्यादा थकावट बनेगा। अनिद्रा, शरीर में जलन होगी, गर्मी लगेगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, अंगों से दुर्गंध आएगा। आपके पास कोई व्यक्ति आया, कहने लगा सर मुझे चिकित्सा देना है, और आपको उसके शरीर से बड़ी बदबू आ रही है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं इसका पित्त से संबंधित व्याधि है। उसको बार बार गुस्सा आता है, बार बार उसको चक्कर भी आता है, बेहोशी भी होती है अलग अलग कंडीशन में, भ्रम होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। उसको आप पूछिए आपके मुंह का जो स्वाद है वो कैसा होता है, तो अगला बोले अगर कड़वा है तो आप फिर क्या करेंगे? आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आदमी है इसका पित्त बढ़ा हुआ है, उसके पेशाब में जलन होता है, ठंडी चीजों का चाह करता है वो, है ना। तेल में तले हुए पदार्थ खाने से उसको बड़ी परेशानी होती है। समझ में आप लोगों को? तो ये सारी चीजें पित्त का है। अब हम बात करेंगे इसी पित्त के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखेंगे पाचक पित्त। मैं जरा इसके श्लोक को यहां पर निकालूं। आज 23 श्लोक है, कहां चले गए बाकी लोग? अब हम बात करेंगे पित्त के 5 बच्चे, 5 बेटे पित्त के। कौन मुझे बताएगा कौन कौन है 5 बेटे? सर आलोचक पित्त, साधक पित्त, रंजक पित्त, हाँ, पाचक पित्त और एक और है, बोलिए सर। प्राजक पित्त। ब्राजक हाँ, पित्त, ब्राजक पित्त है जी। क्या बात है। किस सीनू राव जी को पता है आपको ये जो सारे जो अभी जो 5 पित्त के बारे में बताए, आपको भी याद है? पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। पहले आप ना शॉर्टकट में लिखिए जरा। आलोचक पित्त आंखों में रहता है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ गया, कहने लगा सर मुझे आंखों में परेशानी है, तो समझ लेना कि ये आलोचक पित्त का समस्या है। रंजक पित्त लीवर में रहता है। हो गया। पाचक पित्त अमाशय और पक्वाशय में रहता है। साधक पित्त हृदय में रहता है, हालांकि इसको हम डीपली अभी एनालाइज करेंगे। आलोचक पित्त आंख हो गया। भ्राजक पित्त यत्तु त्वची पित्तम तस्मिन भ्राजकोग्नि, हमारे स्किन में भ्राजक पित्त रहता है। लिख लिया आप लोगों ने? जठराग्नि रहता है, जठराग्नि के सामने अमाशय में। जो ग्रहणी है, जो छोटी आंत है, छोटी आंत और अमाशय के आसपास में पाचक पित्त रहता है। जो अग्नि है वो 3 प्रकार के होते हैं, नोट करिए। एक का नाम है जठराग्नि, दूसरे का नाम है पार्थिवाग्नि, तीसरे का नाम है धातुवाग्नि। अग्नि जो है अपने 3 विधि से कार्य करता है, 3 जगह में जाकर के काम करता है शरीर में। एक सबसे बड़ा अग्नि जिसके बगैर शरीर काम कर ही नहीं सकता, उसका नाम है जठराग्नि। अन्न प्रणाली में पचन का कार्य करती है ये। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जठराग्नि के ही पास जाता है। जठराग्नि का काम क्या है? जो भी आपने सॉलिड भोजन किया है, कुछ भी आप लोगों ने किया है, उस भोजन का परिपाक करने का काम जठराग्नि का है। जठराग्नि अगर कमजोर होगा
तो धीरे धीरे सभी अग्नि कमजोर हो जाएंगे। अब आ गया भूताग्नि, पार्थिव अग्नि बोलते हैं इसको। पार्थिव अग्नि 5 प्रकार के हैं, नोट करिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है, इन्हें महाभूत बोलेंगे। नोट करते जाइएगा। गव्य सिद्ध दीपक कुमार जी नोट नहीं कर रहे। 5 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 है, महाभूत बोलते। इन सभी का अपना अपना अग्नि है, अपना अपना आग है। पृथ्वी महाभूत के अग्नि को पृथ्वी अग्नि बोलेंगे, भूताग्नि भी बोल सकते हैं हम उसको। जल को आपोग्नि बोलेंगे, तेजोग्नि, तेज के अग्नि को। इस तरह से सभी जो महाभूत है वहां पर आप एक एक अग्नि को टिक करिए जरा, टिक 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 टिक, एक एक अग्नि है। सबसे पहले अन्न जठराग्नि के पास जाएगा, वहां बगल में पाचक पित्त भी है, उसके संदर्भ में हम अभी हमने बात कर लिया, फिर भी और भी करेंगे। इन दोनों मिलकर के समान वायु, कल हमने बात किया था ना अजय जी, समान वायु का काम क्या है? नहीं याद गुरुजी मुझे। समान वायु का काम है सारकिट विभाजन करना, और जो अग्नि है उसको अग्नि को प्रज्वलित करना सर। हाँ, जो पाचकाग्नि है उसको प्रज्वलित करना, क्योंकि इसके अंदर भी समान वायु भी एक प्रकार से अग्नि रूप है। अग्नि रूप होने के बावजूद भी ये वायु का एक हिस्सा है, तो वायु चूंकि गति कारक है, गति गंधनयो हो वायु, इसीलिए वो सारकिट विभाजन भी करेगा। वो वहां से अन्न के, जो अन्न आपने रोटी खाया है उसके एक तो रस अलग करेगा और उसके मल को अलग करेगा। मल को गुदा मार्ग से बाहर निकालने का कार्य भी करना है उसने, और रस को धातुओं तक ले जाना, महाभूत तक ले जाने का काम भी करना है समान वायु का। तो उसी समान वायु के साथ मिलकर के पाचक पित्त, ये दोनों साथ में मिलकर के जठराग्नि को बल देते हैं। और जठराग्नि बहुत बड़ा आग है, सबसे बड़ा आग है। वो जो जठर, जठर किसको बोलते हैं? जठर, अमाशय को, जो अमाशय है उसको भी हम जठर बोल सकते हैं। समग्र वो एरिया जहां पर हमारा पेट है, जहां पर अन्न रहता है अपक्व अवस्था में या कुछ पक्व अवस्था में, वो जठर है। वहां पर जठराग्नि है, उसके आग को जठराग्नि बोलेंगे। कुछ आचार्य तो पाचक पित्त समान वायु, इन सभी को जठराग्नि की संज्ञा देते हैं। क्यों? जठराग्नि का मतलब है जो जठर में आग है वो जठराग्नि है। तो ये सभी लोग मिलकर के जो अन्न का परिपाक करेंगे, समान वायु आदि सभी लोग मिलकर के, उसके बाद पार्थिव अग्नि के सामने जो रस जाता है उस रस का परिपाक अलग अलग विधि से होगा। शरीर में पृथ्वी तत्व को पोषण करने के लिए जो रस की आवश्यकता होगी वो पृथ्वी के अग्नि के सामने जाएगा, वहां जाके पकेगा और वो हमारे शरीर में स्किन के निर्माण। देखिए, आपको पता है कि हर 24 घंटे में, हर सेकंड आपके स्किन में ये जो स्किन नए बन रहे, नए टूट रहे, कुछ पक रहे, कुछ गल रहे, कुछ मल बन के बाहर निकल रहा है स्किन में, साला हमें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है ना। स्किन में ऐसा हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें मतलब ही नहीं है इस चीज को। हमारा शरीर देखो कितना कुछ संरक्षण करती है हमारे लिए। नए नए स्किन अभी हम बात कर रहे और यहाँ पर कार्य चल रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है, बिल्कुल चालू है। यहाँ पर भ्राजक पित्त अपना काम कर रहा है इधर। दूसरा है धात्वाग्नि। एक तो पार्थिवाग्नि अभी हमने बात कहा, आप्याग्नि, तेजसाग्नि, वायवाग्नि, आकाशाग्नि, ये जो है। उसके बाद इस तरह से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पार्थिवाग्नि। क्या क्या है? पार्थिवाग्नि
जो पृथ्वी को बनाने के लिए, पृथ्वी महाभूत बनाने के लिए आग है, वो पार्थिवाग्नि बोलेंगे। आप्याग्नि, जो जल महाभूत के लिए काम करने वाला अग्नि है, उसको आप्याग्नि बोलेंगे। जो अग्नि है उसके लिए क्या बोलेंगे? तेजसाग्नि। वायु के जो अग्नि है उसको हम वायुवाग्नि बोलेंगे। आकाशाग्नि, जो हमारे शरीर में आकाश भाग है, उस आकाश के लिए जो अग्नि है उसे हम आकाशाग्नि बोलेंगे। अब ये कैसे 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 होगा? जैसे कोई आदमी है, किसी के ब्रेस्ट में मदर फिट नहीं आ रही है, क्या हो गया होगा वहां पर? आकाशाग्नि की जो अग्नि है वो ज्यादा हो गया। आकाशाग्नि का जो अग्नि है, क्योंकि आकाश भाग गैप हो गया ना, नहीं आने का मतलब क्या है? वायु और आकाश बढ़ गया शरीर में। आकाश बढ़ने से क्या होता है? जसबीर जी, समझ में आया आपको? आपके सामने एक बंदा आया, एक लेडीज आई, कहने लगी मुझे में रसौली है। रसौली है का मतलब हमें ऐसा दवाई देना होगा कि इसके आकाश जो महाभूत है उसको बढ़ाने वाली अग्नि देना है। कचनार गुग्गल देता जाऊंगा जी। कचनार गुग्गल देने से क्या होगा? हमें ना यहाँ पर महाभूत के आधार पर देखना है। महाभूत क्या काम करेगा? जैसे जो कचनार है, कल हमने बात किया था, उसका रस जो है शीत है और वो कषाय रस है। अब आप देखिए जरा, कषाय रस में आकाश है कि नहीं? और उसका जो विपाक है वो क्या है? वो कटु है। कचनार का विपाक कटु है और उसका रस शीत है और कषाय गुण वाला है। तो यहां आकाश है कि नहीं बताओ? कषाय में आकाश है कि नहीं? तो आकाश महाभूत को बढ़ा करके वो जो घाव है उसको गैप करने का प्रयास करेगा वो दवाई। तो इस तरह से जो अग्नि है वो धात्वाग्नि, पार्थिवाग्नि और जठर, इन तीनों के दिव्य तेज को यह मेंटेन करता है। ठीक है? सबसे पहले आप नोट करिए पाचकाग्नि। नोट करिए पाचकाग्नि। कल परसों हम फिर आपसे पूछेंगे, आप लोगों को यह जानना जरूरी है। पाचकाग्नि जो अमाशय और पक्वाशय के बीच में रहता है, इसका कार्य क्षेत्र पित्त धरा कला है। हमारी जो छोटी आंत के ऊपर या जो ऊपरी वाली जो भाग है वो पित्त धरा कला है। पाचक पित्त का काम क्या है? खुद से अन्न का परिपाक करना, अन्न को पकाना जो अभी आपने खाए हैं, और दूसरे अन्न को, दूसरे अग्नि को क्या करना? अनुग्रह करना। गुरुजी, जो पाचक अग्नि है और पाचक पित्त है वो एक ही है क्या अलग अलग है? एक ही है कि पित्त यानी अग्नि। पित्त का अच्छा, मतलब पित्त है यानी अग्नि। पित्त, पाचक पित्त कहना, पाचक अग्नि कहना एक ही बात है। तो पाचक पित्त अगर आपको कोई पूछेगा भाई, अथवा आपको किसी के नाड़ी में पाचक पित्त दिखाई दिया, तो आपने क्या कहना है कि भाई पाचक आपके अमाशय और आपके पक्वाशय के बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो जो पित्त धरा कला है, यहां अगर पाचक पित्त दिखाई देता है तो उसके ब्रेन में भी, मज्जा धातु में भी गड़बड़ हो जाती है। जो मज्जा धातु है वो पाचक पित्त के साथ बहुत अच्छा संपर्क रहता है उनका। जो पित्त धरा कला, सएव मज्जा धरा कला, जो मज्जा जहां रहता है उसका संबंध पित्त धरा कला से रहता है। पित्त धरा कला का मतलब जहां पर पाचक पित्त रहता है उसे पित्त धरा कला कहेंगे। जहां पर रहकर, जहां अग्नि का खुद का रहने का स्थान है। ठीक है? इस पाचक और सर ये कैसे नजर आएगा? हाँ जी,
ये कैसे पल्स में हाँ नजर वो आएगा नाड़ी? इसके ऊपर तो हम कल परसों बात करेंगे ना जी, कल परसों बात अच्छा करेंगे। जी, हाँ धातुओं को ओके। सब दोषा को तो हम कल परसों देखेंगे। अभी हम सिर्फ सिद्धांत समझ रहे। सिद्धांत पूरा याद करने के बाद जब हम वहां जाएंगे ना उंगली रखने, तब फिर बड़ा माखन जैसा लगेगा। वाह मजा आ गया सर, मुझे पाचक दिख रहा है। जब आप लोग ऐसे बोलोगे तो मुझे और आनंद आता है। पाचक पित्त का 3 काम है, उसको आप लोग जरा नोट करो स्पष्ट रूप से। एक, पहले नंबर में अन्न का पचन करना। दूसरे नंबर में दूसरे पित्त स्थान में अनुग्रह करना। और भी तो है ना, रंजक पित्त है, बहुत सारे पित्त है, उन सभी को अनुग्रह करना यानी उनको बल देना, उनको ताकत देना। यही पाचक पित्त के बलवान होने से वो बाकी के जो पित्त है वो बलवान होते हैं। ये बाकी के चारों सभी, हाँ जी, बाकी के चारों सभी को, हाँ बाकी के चारों सभी को, साधक सभी पित्त को बोल। हो, रंजक पित्त हो, आलोजक पित्त हो, भ्राजक पित्त हो, इन सभी को यही जो पाचक पित्त है मुख्य रूप से बल देता है। पाचक पित्त कमजोर हो गया तो समझ लो कि बाकी पित्त अपने आप धराशायी हो जाएंगे। पाचक पित्त मजबूत हो गया, समझ लो अब आपको नाड़ी में रंजक पित्त दिखाई दिया। रंजक पित्त को देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने पाचक पित्त को ही बल देने वाली चिकित्सा देना है, क्योंकि अग्नि की चिकित्सा पाचक पित्त का ही चिकित्सा है। इसीलिए इस पाचक पित्त का काम समझना होगा। पहला काम है इसका पचन करना, दूसरा काम है दूसरे अग्नि का अनुग्रह करना। अनुग्रह मतलब उसको अग्नि देना, उसको जलने में सहयोग करना। जितने भी अग्नि है, चाहे वो धातुओं के अग्नि हो, चाहे वो महाभूतों के अग्नि हो, चाहे अपना खुद का पाचक रंजक रंजक आदि जो अग्नि है वो हो, उन सभी के अग्नि को यथावत जले रहने में मदद करना पाचक पित्त के हाथ में है। तीसरे नंबर में सारकिट विभाजन करना, क्योंकि यह साधक पित्त के सामने रहता है। मैं हर रोज बोलता हूं, साधक पित्त के सामने रहता है। क्या करना? सारकिट विभाजन करना है। सारकिट विभाजन करने का मतलब क्या है, आशु जी बताइए। जो बाकी सभी रस धातु है उन सबको अलग अलग करके अपने स्थान में भेजना। हाँ, जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन का पकने के बाद रस को कहाँ ले जाना है ना, रस को निचोड़ना। वहां से जो छना हुआ जो मल है वो किधर ले जाना है, उसको किधर धक्का देना है, किसको कौन सा विटामिन से कहाँ तक पहुंचाना है, विटामिन का निर्माण करना है, मिनरल्स का निर्माण करना है। और उसके बाद जो 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 किट वाली जो भाग है उसको कैसे बाहर निकालना है, वहां से कौन कौन से जो विटामिन है उसको एब्जॉर्प्शन करना है। वो सारा का सारा जो काम है वो पाचक पित्त का है। इसे हम बोलेंगे सारकिट विभाजन। ले भाई तू ये पकड़ ले, सारकिट विभाजन करना बोलते, पाचक पित्त का सारकिट विभाजन करना। तो समान वायु का भी यही काम हुआ ना? समान वायु का भी यही काम है, क्योंकि वो देखो वहां ना उस जगह में एक तो समान वायु है, समान वायु का काम भी यही है। दूसरा पाचक पित्त है, पाचक पित्त का भी यही काम है। यही काम। समान वायु जो है, क्योंकि वो गति कारक है, पाचक पित्त डिवाइडेड तो करता है लेकिन वो थोड़े दूर तक लेके नहीं जा सकता। ठीक है, वो समान वायु आगे लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें गति नहीं है ना। कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मल धातव, तो ये तो पित्त है, तो ये तो पंगु है ना, ये लंगड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो डिवाइडेड तो कर सकता है, ये रस है, ये मतलब ये मल है, इसको अलग अलग तो कर देगा लेकिन आगे बढ़ नहीं सकता। तो वहां बैठा बैठा काम करता है वो डिवाइडेड भी करेगा, उन सबको अलग अलग भी करेगा, और साथ में थोड़े दूर तक भी वो जाएगा, लेके भी जाएगा। ठीक लेकर के भी जाएगा आगे। बयान वायु को बोलेगा भाई तू इसको स्किन तक लेके चले जा, इधर जा उधर जा, बयान वायु लेके जाता है। और अपान वायु को बोलेगा चल भाई यहाँ तक मैं लेके आ गया, अब आगे तू लेके जा नीचे से। ये अपान वायु को भी बोलेगा। कौन बोलेगा? समान वायु। पाचक पित्त के सामने से सारकिट विभाजन करके देखो, एक चीज मैं बताता हूं,
यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने का काम कौन करता है? यही समान वायु यहीं से करता है। पक्वाशय से ही मूत्र का निर्माण होकर के निकल जाता है आगे। इसीलिए अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, यूरिन निकल नहीं रहा है, या बहुत अधिक मूत्र प्रवृत्ति अगर किसी का हो रहा है, ज्यादा पसीना, ज्यादा यूरिन आने लग पड़ा किसी को, तो उसके यूरिनरी ब्लैडर के लिए कुछ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूरिन तो यहीं, देखो सार्किट विभाजन तो यहीं से हो रहा है। कहां से? पक्वाशय स्थान से ही हो रहा है, नहीं हो रहा है मनोज जी? यहीं से हो रहा है ना, सार्किट विभाजन तो यहीं से हो रहा है। और हम क्या करते, वो हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में वहां जाकर के दवाइयां देते हैं। हाँ जी, आप गोखरू खाओ जी, आप जो शिलाजीत ले लो जी, हाँ ये मूत्रल द्रव्य है। तो आधा अधूरा आयुर्वेद जो है ना, कभी कभी गड़बड़ कर देता है हमें। इसीलिए तो आपके सामने हमने चरक संहिता रखा हुआ है। आप हमारे डॉक्टर योगेश सहगल जी से चरक संहिता रोज पढ़ेंगे, अच्छी बात है। नहीं अगर आपके पास समय है तो आप खुद से भी चरक संहिता का आप हर हमेशा आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो मुख्य जो सिद्धांत है ना, उसको जानना बड़ा जरूरी है हर एक चिकित्सक के लिए। तो अकेले गोखरू मूत्रल द्रव्य देने से बात नहीं बनेगी। अगर आपके अल्पमूत्रता का समस्या है, वहां पर आपको जठराग्नि में ही कुछ काम करना पड़ेगा। सार्किट विभाजन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ये समझना होगा। और ये काम कौन कौन कर रहा है? एक तो पाचक पित्त कर रहा है और दूसरा समान वायु कर रहा है। आपको ना नाड़ी में देखना होगा कि इसके अगर पेशाब नहीं आ रही है सही तरीका से, तो पाचक पित्त में गड़बड़ है या समान वायु में गड़बड़ है। ये है असली आयुर्वेद। पाचक पित्त के बाद दूसरे नंबर में रंजक पित्त। रंजक के बारे में देखो क्या बोलता है, आमाशयाश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। जो आमाशय में रहता है, आश्रयम आमाशय। अब देखो रंजक पित्त कहाँ रहता है? आमाशय में ही रहता है। हालांकि हृदय में भी रंजक पित्त का, लीवर में भी रंजक पित्त का स्थान बताया है, हृदय को भी रंजक पित्त का स्थान बताया है। इसका रहने का अपना जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, एक लिमिटेड जगह नहीं है, लोकेशन नहीं है कि भाई ये आमाशय में ही रहता है। क्योंकि देखो रसस्तु हृदयम याति समान मरुते रीति, ऐसा कह करके भी आगे आपको शब्द आता है। आपके हृदय में, आपके आमाशय में और आपके लीवर में, तीनों जगह में रंजक पित्त रहता है। और इन तीनों को कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से रंजक पित्त अपना काम करता है। रंजक पित्त का एक ही काम है, जो रस लीवर तक गया उसको रंगना, उसको कलर करना, रंजक पित्त का काम है। ज्यादा अगर हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे तो रंजक पित्त का काम इतना ही है, कलर करना। कलर कौन कौन सा हो सकता है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे बात किया, एक तो पीला रंग हो सकता है। पित्त का स्वाभाविक रंग कौन कौन सा है अजय जी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। पीला और नीला। हाँ, पीला, हरा, नीला। हरा रंग जो है, जब पित्त बिगड़ जाता है तो हरा रंग दिखता है उसका। पीला और नीला नहीं तो स्वाभाविक रंग। हाँ, जो पीला रंग है वो स्वाभाविक है, बिगड़ने के बाद हरा हो जाता है। तो ये जितने भी रंग हम अपने फेस में देखेंगे, किसी किसी के फेस में पूरा सफेद पुटिंग हो जाती है फेस में, क्या बोलते हैं उस रोग को मनोज जी? श्वेत्र रोग बोलते हैं। श्वेत रोग। हाँ, ल्यूकोडर्मा। हाँ, जो लिकोडर्मा है, उस लिकोडर्मा में जो सफेद दिख रहा है वो किसका काम हो सकता है? रंजक पित्त का। रंजक पित्त का। किसी भी लिकोडर्मा के रोगी के नाड़ी में देख लेना, आपको रंजक पित्त जरूर दिखेगा। कल परसों हम बात करेंगे रंजक पित्त कहाँ दिखेगा। रंजक पित्त का इतना ही काम है कि जो रस से दूसरे बार जब रंग करना होता है, जो रस है उसी में रंग होगा ना जी, तो वहां पर
रंजक पित्त काम करेगा। पहले तो वो ब्लड को बनाएगा, लाल कर देगा तो वो रक्त हो गया, है ना। व्हाइट सेल, रेड सेल, ये सभी किसका काम है? सभी रंजक पित्त का काम है। अकेला ब्लड को नहीं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, ये कलर कर रहा है, कुछ भी कलर हो रहा है कहीं भी, वो रंजक पित्त ही कर रहा है। बाल सफेद हो रहा है, हाँ, चेहरे में पीलापन आ रहा है, काला काला सा हो गया जी, धूप में जाने से चेहरा जल गया जी, वो काला हो गया। जसबीर जी का पूरा सफेद हो गया दाढ़ी, जसबीर जी के दाढ़ी सफेद के साथ साथ पीला पीला सा दाढ़ी दिख रहा है, तो ये सभी रंजक पित्त के काम है। गुरुजी जैसे कई बच्चे होते हैं कि बचपन में बाल सफेद हो जाते हैं, तो उसका रंजक पित्त बिगड़ा होगा। रंजक पित्त, रंजक पित्त, रंजक पित्त, जहां रंग दिखेगा वो रंजक पित्त। बालों को काला रंग भी यही देता है। सभी, ठीक है जी। चाहे पीला हो, काला हो, हरा हो, कैसे भी जो रंग देने का काम रंजक पित्त का है। पूरे शरीर में कहीं भी कोई रंग है तो यही देगा। ठीक। रंजित पाचितस्तत्र पित्तेना याति रक्तताम, रक्त जो रस है उसका पचन करके रक्त बनाना विशेष करके रंजक पित्त का कार्य है। आगे क्या बोलते हैं? समान वायु से प्रेरित होकर रस हृदय को जाता है तथा वहां पित्त द्वारा पाचित एवं रंजित होकर बाहर आता है। यह आयुर्वेदिक ग्रंथ में दिखता है। अब पित्त द्वारा पाचित या रंजित का मतलब यहां रंजक पित्त समझना चाहिए। इस रंजक पित्त के खराबी से क्या क्या रोग होगा आप जानते हो भाई? हेपेटाइटिस, जहां कुछ रोग शरीर के कलर में परिवर्तन आ जाए, जिस रोग में रंग में परिवर्तन आ जाए, वो सभी रंजक पित्त के गड़बड़ी से होता है। पित्त के पथरी में भी रंजक पित्त का कार्य होगी। लीवर, हमारे स्प्लीन के कुछ रोग, एनीमिक कंडीशन, गैस्ट्रिक होना, पीलिया होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे योगों के साथ, दूसरी जगह उसके साथ मिल करके रंजक पित्त ही इन रोगों को बढ़ावा देता है। अब बात करेंगे साधक पित्त। रंजक पित्त समझ में आया होगा। साधक पित्त, यद पित्तम हृदय तिष्ठिन मेधा प्रज्ञाकरम च तत् साधकम। साधक पित्त समझना तो बहुत सिंपल सी बात है। यद पित्तम हृदय तिष्ठिन, जो पित्त हृदय में रहता है, साधक पित्त हृदय में ही रहता है और कहीं नहीं रहता साधक पित्त। और इसका काम क्या है? मेधा प्रज्ञा करम, मेधा का निर्माण करना और बुद्धि का निर्माण करना। धारणा शक्ति, मेधा मतलब धारणा शक्ति, बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि। कौन आदमी में स्मरण शक्ति कितना है, धारणा शक्ति कितनी है, कल हमने बात किए थे ना धारणा शक्ति के बारे में। तो वो साधक पित्त का कार्य है। हृदय में रहकर मन का कार्य करता है ये, और तमोगुण को दूर करने, तमोगुण क्योंकि उसे हृदय में क्लेदक कफ रहता है। अभी कल हम बात करेंगे क्लेदक कफ के बारे में। तो क्लेदक कफ यानी तम है ना। कफ क्या है? पित्त सत्व है, वात रज है, कफ तम है। तो हृदय में कफ का क्लेदक कफ है, तो कफ यानी तम। तो आपके हृदय में तम गुण व्याप्त न हो जाए, तम गुण से हृदय खराब न हो जाए के करके यहां हृदय में साधक पित्त उस तम को हटाने में निरंतर लगा रहता है। जो क्लेदक कफ है वो हृदय में अगर व्याप्त हो जाता है, भर जाता है, तो इंसान की मेधा प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। याद करने की शक्ति, दूसरों को कृपा करने की शक्ति, वो सभी नष्ट हो जाता है। द्रवीभूत होने की शक्ति नष्ट हो जाता है।
जो सकते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। आप रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओमेगा 3 ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਤ ਨਾਲ। हाँ जी, ओमेगा 3 ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧਕ ਪਿੱਤ ਦੇ ਘਟਣਾ। साधक कुछ समझ में नहीं आया। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਧਕ ਪਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ओमेगा 3 ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ओमेगा 3 की, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी 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 जसबीर जी जी। तो हृदय से संबंधित जितने भी जो व्याधि है, उस व्याधि में हम साधक पित्त को समझ सकते हैं। साधक पित्त की खराबी होने से अनिद्रा, आलस्य, बंदा बहुत ज्यादा आलसी होता है, समझदारी की कमी, मति भ्रम। एक आदमी रास्ते में गया है और रास्ता ना जो है ना, उसको दिग्भ्रमित हो जाना, समझते हो आप लोग, दिग्भ्रमित हो जाना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता बार बार भूल जाता है, वो इसी साधक पित्त के वजह से होता है। गलत अवधारणा, साधक पित्त को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर आजकल तो अब आने वाले समय में इससे उधर के जो हमारी दुनिया है, वो इसी साधक पित्त के बिगड़ने की वजह से होने वाले रोगों को लेके आएंगे। गलत अवधारणा, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं किसी गलत बातों को लेकर के बैठा हुआ हूं, मति भ्रम हो जाना। गलत अवधारणाओं से तर्क बहुत ज्यादा करना, बेमतलब के तर्क करना, बहुत ज्यादा बोलने वाला, किसी बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित न कर पाना, एकाग्रहीनता, यह सभी साधक पित्त के बिगड़ने से होती है। ऐसा अगर कुछ हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके साधक पित्त में परेशानी है, तो तुरंत इसके इलाज करनी चाहिए। अब इसका जो साधक पित्त का इलाज जो है कैसे हो सकता है, मेडिटेशन या कुछ ऐसे खाने पीने वाली चीजें जो अग्नि को मेंटेन करे, मेडिटेशन आदि, ध्यान धारणा, देव उपासना आदि क्रियाओं से। हाँ, पेरिकार्डियम में भी साधक पित्त का ही प्रभाव होता है। पेरिकार्डियम में जो हमारे हार्ट के चारों ओर की जो दीवारें हैं पेरिकार्डियम, उन पेरिकार्डियम में साधक पित्त ही तो काम करता है। अब चाहे हृदय हो चाहे पेरिकार्डियम हो, साधक पित्त ही वहां अपना असर। पेरिकार्डियम में अगर क्लेदक कफ हो, वहां पर भी क्लेदक कफ है, वहां पर भी साधक पित्त है। ठीक है जी। अब हम इसको, इसकी जो कार्य क्षेत्र है वो हृदय और पेरिकार्डियम हम कह सकते हैं। आलोचक पित्त, नोट करिए जरा आलोचक पित्त के बारे में। रूप ग्रहणाधिक, गुरु जी एक हाँ जी, ये पूछना था कि ये रहता तो हृदय में है, लेकिन इसके कार्य सारे दिमाग से संबंधित है। हाँ, क्योंकि हृदय ही, देखो हृदय जो है ना, हृदय ही मस्तिष्क को बताया है, हृदय को मस्तिष्क को बताया है, या मस्तिष्क को ही हृदय बताया है। छोटा मस्तिष्क, हमारे हृदय को ना छोटा मस्तिष्क बोलते। तो ब्रेन में जो कुछ भी होगा वो हमारे हृदय में उसका प्रभाव जरूर होगा। अब हम बात करेंगे आलोचक पित्त। रूप ग्रहणाधिकतम पित्तम, आलोचक पित्त का काम ही उतना ही है कि आपके आंख ने जिस चीज को देखा, पहली बात तो देखना आलोचक पित्त का काम है। दूसरी बात, जिसको देखा उसको ब्रेन में ले जाकर के स्टोर करना, बस इतना ही आलोचक पित्त का काम है। गुरुजी निवास स्थान बताना इसका। आंख है, आपकी आंखों की फर्स्ट जो आगे की जो रेटिना है, वहां आलोचक पित्त है।
आलोचक पित्त बिगड़े ना विटामिन ए ते ना जोगदा जी। हाँ जी, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਈ ਆਲੋਚਕ ਪਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। जी, दिमाग में स्टोर करना। हाँ, जो चीज आपने देखा उसको देखे हुए चीज को ब्रेन में स्टोर करना। आलोचक पित्त का ना एक मुख्य काम तो देखना है। रूप ग्रहणम अधिकम पित्तम अधिकृतम पित्तम, रूप को देखना, भाई ये देखना इसका काम है। लेकिन अगर हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखे हुए चीजों को ब्रेन में यहां जाकर के स्टोर करना भी इसी का काम है। रूप ग्रहणाधिकृतम पित्तम आलोचक पित्त हो गया। अब हम बात करेंगे भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त क्या है? यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजकोग्नि, जो आपके स्किन में रहता है अग्नि, जो आपके स्किन में अग्नि रहता है वह भ्राजक पित्त है। इसका काम क्या क्या है? मैं पहले संस्कृत बोलता हूं। है सोभ्यंग परिसेका वगाह लेपनादीनाम क्रिया द्रव्याणाम पक्ता। अभ्यंग मसाज करने से जो चीज आपके स्किन में आ गया, नहा लेते चल के, अच्छा 2 दुकान छड़ के। भ्राजक पित्त का देखिए क्या क्या काम, आप नोट करिए। पहले नंबर में शरीर की प्रभा का प्रकाशन करना। आंसू गौतम जी के चेहरे से एकदम लाइट आ रही है, मेरे चेहरे से भी थोड़ा बहुत आ रहा है। अजय रावत जी के चेहरे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मनोज जी के चेहरे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जसवीर जी के चेहरे से बहुत अच्छा आ रहा है। यह जो आभा जो आ रहा है वो आभा निकालने का काम कौन करता है? भ्राजक पित्त करता है। प्रभा का प्रकाशन करना। क्या बात है, कितना अच्छा लाइट है यार इस आदमी में, वह देख कर के मजा आ गया यार, कितना स्मार्ट। कुछ लड़कियां बड़ी स्मार्ट होती है, वह स्मार्टनेस इसी भ्राजक पित्त के बदौलत होता है। कुछ लोग बहुत दिखने में इतने बेकार होते हैं, उनके यहाँ भ्राजक पित्त दिखता ही नहीं है। तो चेहरे में या शरीर में कांति को बनाना, आभा, एक तो कांति है, स्मार्टनेस है, और एक आभा है। आभा क्या चीज है? प्रभा, है ना। उसकी जो लाइट, उसके चेहरे में जो लाइट है ना, जो बड़े तेज। हाँ जी, तेज गुरुजी, तेज तेज या कांति भी कह सकते, तेज कांति। हाँ। दूसरे नंबर में द्रव्यों को शोषण एवं पचन करना। द्रव्यों को शोषण एवं पचन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना सिनू राव जी, अजय जी। द्रव्यों को आपने फेस में कुछ लगाया, कुछ भी लगाया, क्रीम लगाया या कुछ भी लगाया, अब उसको ना, वो आपने स्किन में तो लगाया, लेकिन ये स्किन बड़ा सेंसर है ना, इसमें सेंसर रहता है। यहाँ पर भ्राजक पित्त रहता है। स्किन ऐसा नहीं है, भ्राजक पित्त पूरा घूम रहा है। मैं यहाँ हाथ रख रहा हूं तो भ्राजक पित्त को एक साइन जाएगा, हाँ स्किन में कुछ आ गया। भ्राजक पित्त उस द्रव्यों को जो आपने स्किन में लगाया है उसको पकाने का काम करेगा, क्योंकि वो अग्नि है ना, तो अग्नि का स्वभाव में ही उसके डाइजेशन की मतलब कि स्वभाव है, उसको पकाना ही उसका स्वभाव है। तो आपने अपनी स्किन में जो रखा उसको पकाना है और उसको साफ करना है, उसको शोषण करना है। अगर पानी स्किन में लगा है, थोड़ी देर में देखना स्किन के पानी गायब हो जाएगा। कहाँ गया? आपके भ्राजक पित्त ने उसको पी लिया, अवशोषण कर लिया। आपके स्किन में आपने कुछ चीज लगा लिया, कोई क्रीम लगाया, आपके यहाँ घाव हो गया, कुछ क्रीम लगाया,
अब उस घाव को पकाने के लिए अथवा उस घाव के लिए जो हमने जो दवाई यहाँ पर लगाया है, हमने लगा तो दिया, लेकिन क्या होगा, वही भ्राजक पित्त आएगा उस दवाई के सामने और उसको पकाना शुरू करेगा, अवशोषण करेगा, लेकिन वो स्किन में कुछ भी रहने नहीं देता। तो दूसरे नंबर में द्रव्यों का अवशोषण करना और पाचन करना, ये भ्राजक पित्त का काम है। तीसरे नंबर में शरीर ताप को सुरक्षित रखना। शरीर में कितना हीट जरूरी है, गर्मी में कितना हीट जरूरी है, सर्दी में कितना। अगर भ्राजक पित्त नाम का कोई चीज ना हो तो हमारे शरीर के अंदर इतना गर्मी है ना, हमारे अंदर विशेष करके इन सर्दियों के मौसम में तो हमारे अंदर तो इतना आग है ना, अभी हाथ लगाओगे तो राख बन जाए, इतना भयानक आग है जठराग्नि में सर्दी में। लेकिन उस आग को स्किन में उतना आने नहीं देता ये भ्राजक पित्त, आने देता ही नहीं, कहता है तो अंदर ही पड़े रहे। जितना स्किन में तेज की जरूरत पड़ती है, जितना स्किन में आग की जरूरत पड़ती है, बस उतना ही आग भ्राजक पित्त हमारे स्किन में लाकर रखता है। और भ्राजक पित्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर की मृदुता, कांति और प्रभा को सुरक्षित रखना, है ना। आपको भ्राजक पित्त दिखाई दिया, स्पाइक हो रही है भ्राजक पित्त में, तो आपने ये सारी चीजें कहना है उसके, आप उसको बोलना है कि हाँ जी आपको कहीं डैंड्रिफ वगैरह हो रहा था क्या, एकनी वगैरह हो रही थी क्या, कुछ दाने वगैरह हो रहा था क्या आपके स्किन में। भ्राजक पित्त। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पित्त के पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, इन पित्तों के बारे में हमने जाना। और साथ साथ में हमने यह भी जाना जो बेसिकली जो अग्नि है वो भूताग्नि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, किस तरह से जठराग्नि से निकलने वाली जो आग है वो पहले भूताग्नि को अनुग्रह करती है, उसके बाद धात्वाग्नि को अनुग्रह करती है। तो इस तरह से हमने एक इस पित्त के संदर्भ में विशेष जानकारी को आज जाना। कल हम कफ के बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे कि कल ही हम सब दोष को नाड़ी में कैसे देखें। हम कल ही इसको थोड़ा सिद्धांत दे करके आप लोग इसको प्रैक्टिस घर में करिए और परसों फिर हम उसी चीज में हम फिर देखेंगे। तो आज हमारा नाड़ी परीक्षण का एक क्लास यहीं पर समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। जो अभी हमने 5 पित्त के सब जो दोषा है पित्त के, इनके आधार पर जो हमने अभी आपको जो बातें बताई है उसको आप नोट करिए, समझने का प्रयास करिए, ताकि नाड़ी में जब हम सब दोषा देखने के लिए जाएंगे तो आपको आनंद आएगा, आप कुछ हमें सवाल नहीं करेंगे। अगर आप याद कर रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, तो सवाल आपके अंदर से कुछ नहीं आएगा। आचार्य जी, ये भ्राजक पित्त बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? अभी हमने क्या बोला था आपको, भ्राजक पित्त बढ़ने से क्या क्या समस्या होगा। अच्छा ये मैंने बोला नहीं है। एक होगा इसमें एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम होगी सभी तरह की, डर्मेटाइटिस होगा, सोराइसिस होगा, आपके चेहरे में दाने होंगे, फोड़े फुंसी होंगे, ये सारी चीजें होंगे। एक आपने बताया था शरीर के ताप को ये बैलेंस करता है, बैलेंस करता है ताप को। जैसे सभी का नॉर्मल होता है 97 डिग्री या 98 डिग्री, जो इसको इसी को बैलेंस करता है जब हम बुखार चेक करते हैं। हाँ, भ्राजक पित्त ही सभी मेंटेन करता है ताप को। अकेला ताप नहीं, बल्कि आपके मृदुता, चेहरे में कितना सॉफ्टनेस रहेगा, आपका फेस, आपका शरीर, किस में कितना सॉफ्टनेस रखना है, लड़की में कितना, पुरुष में कितना, जवान में कितना, बूढ़ों में कितना, जानवरों में कितना, पशु पक्षियों में कितना, सभी में स्किन तो है ना, तो उन सभी में भी तो भ्राजक पित्त तो है ही, पित्त तो सभी में बरोबर है। तो देखो भ्राजक पित्त प्रकृति का क्या अनुपम महिमा, देखो वही भ्राजक पित्त एक स्ट्रॉन्ग पुरुष के शरीर में रहकर के एक विधि से कार्य कर रही है। बढ़िया जी, ठीक है। हाँ जी।
और एक यानी गुरुजी कभी कभी जो अचानक से किसी को लाल लाल पूरे फुंसी हो जाती हैं जी, पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाना, वो सभी इसी भ्राजक पित्त का काम है। आपके स्किन में जो कुछ भी दिख रहा है ना, स्किन में जो कुछ भी घाव है, फोड़ा फुंसी है, कुछ भी है, वहां पर दूसरे दोष भी होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कहीं घाव फोड़ा आपने कह दिया भ्राजक पित्त नहीं, भ्राजक पित्त भी है, ऐसा सोचना। और एक मुझे बताया ऑर्थो कौन सी है? हाँ जी, अच्छा गुरुजी गुरुजी कल कौन एक सी मैंने किताब में क्वेश्चन मिलेंगे? किया था, क्या करे? एक क्वेश्चन किया था, कमर से लेके ऊपर कंधे तक गर्दन में दर्द, जकड़न, ये किस कारण से हो रहा है शरीर में लगातार देखो, रहना? ये दर्द होने का मतलब बना वायु है। बढ़ा है, जकड़न होने का मतलब कफ बढ़ा है, जलन जी। होने का मतलब पित्त बढ़ा है, टाइटनेस का मतलब तो कफ बढ़ गया ना जी। कल जी। परसों हम श्लेषक कफ के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे श्लेषक कफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टाइटनेस शरीर में बढ़ती रहती है, जकड़न शरीर में बढ़ता रहता है। गुरुजी ये ना कौन से ग्रंथ में क्लियर करके लिखा है, मतलब इसके बारे में ना पढ़ना हो डिटेल में, तो पित्त के बारे में, वायु के बारे में, इसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए हमें? इसमें देखो, आप चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, इसको आपको क्या नाम है, माधव निदान में तो खैर नहीं है। आप इसको क्या क्या काय चिकित्सा नाम का जो एक बुक आता है, काय चिकित्सा लेके आओ आप लोग, काय चिकित्सा लेके आइए। देखिए, मैं आपको, मेरे पास एक पुस्तक है काय चिकित्सा, मैं आज आपको इसी पुस्तक के आधार पर पढ़ा रहा था। अजय सर, इनका ना जितना भी निचोड़ है ना, सब आपको पंडित द्रोणाचार्य क्या बोलते पुराण में मिलेगा आपको। हाँ, ये सब का अब निचोड़ ऐसे क्यों आप सर? बुक ढूंढोगे तो ऐसे तो कोई बुक नहीं है, सभी बुक में लिखा हुआ होता है, बस उसको सभी को पढ़ना पड़ता है। सबको पढ़ेंगे तो अब हमारे योगेश सर जी आपके सामने आए, योगेश सर जी के क्लास आप लोग अटेंड करते रहिए, तो यहाँ से भी आपको, अभी उनकी पिटारी से बहुत कुछ निकलना बाकी है, उनके पिटारी से तो कुछ निकला ही नहीं है अभी। योगेश सर प्रणाम। है ना, ये जो आप कह रहे हो ना, ये आपको देखना, जैसे जैसे हम चरक पढ़ते जाएंगे ना, ये सब कुछ चरक संहिता में लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ लेकिन आएगा, ऐसा चरक में है सभी कि आएगा। अब जैसे ये शरीर क्रिया का विज्ञान बता रहे हैं पंडित जी ना, तो शरीर क्रिया की अलग से बुक भी है, लेकिन जब हम शरीर स्थान पढ़ेंगे, हाँ, चरक के शरीर जब स्थान शरीर में स्थान पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा। हाँ, शरीर रचना भी उसमें आएगी, शरीर क्रिया भी आएगी। उसमें ये पांचों पांच कफ हैं, 5 वात, 5 पित्त, ये सारा कुछ ही आता है। तो लेकिन इसमें अलग से फिर हर एक ने अपने जो है ऑथर है, उन्होंने उसको और अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर वो बुक्स लिखी हुई है ना, शरीर क्रिया की बुक अलग से है, शरीर रचना की बुक अलग से है, ताराचंद शर्मा की बुक है एक शरीर रचना पर, शरीर क्रिया पर ये जैसे इन्होंने काया चिकित्सा की बुक जो है, तो उसमें